डॉक्टर मनमोहन सिंह के वो 7 फैसले जिससे देश की दिशा और दशा बदल गई और इन्हें देश का हीरो बना दिया। तो इन फैसलों के बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और देश के वित्त मंत्री भी रहे और आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रहे। अब हमारे बीच ये नहीं रहे हैं। तो वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण के नायक के तौर पर देखा जाता है। साल 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। उनकी बनाई नीतियों ने देश में लाइसेंस राज को खत्म कर उदारीकरण के एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया जिसने भारत को न सिर्फ गंभीर आर्थिक संकट से बचाया बल्कि देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी। भारत हमारा दिवालियापन होने वाला था, उसे बाहर निकालने का काम किसने किया? वित्त मंत्री उस समय के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह ने साल 1999 में दक्षिणी दिल्ली से सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। वो बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा से चुनाव हार गए थे। साल 2004 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने से इनकार करने पर मनमोहन सिंह पीएम प्रधानमंत्री बने और 10 साल के उनके कार्यकाल में कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए जो मील का पत्थर साबित हुए। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और आप किसी भी विभाग से सूचना ले सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 12 अक्टूबर 2005 को भारत में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून लागू हुआ। यह कानून भारतीय नागरिकों को सरकारी अधिकारियों और संस्थानों से सूचना मांगने का अधिकार देता है। यह वो अधिकार है जिससे नागरिकों को जानकारी के आधार पर फैसले करने का मौका और इच्छा के मुताबिक सत्ता का इस्तेमाल करने वालों से सवाल करने का मौका मिला। आरटीआई का अक्सर पंचायत से लेकर संसद तक साबित हुआ है और इससे न सिर्फ लाल फीताशाही बल्कि अफसरशाही की टाल मटोल भरे रवैये को दूर करने में मदद भी मिली है। और इस कानून से बुनियादी सेवाएं, जमीन खनन 2G और कोयला ब्लॉक आवंटन में हुए कथित घोटालों को सबके सामने भी लाने में मदद मिली। एक काम की गारंटी मनरेगा के बारे में आपने सुना होगा। मनमोहन सिंह की सरकार ने साल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा बनाया, जिसे 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया था। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन मजदूरी की गारंटी दी गई है। और इस योजना ने से न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में गरीबी बल्कि शहरों की तरफ पलायन भी कम हुआ है। साल 2009-10 में इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया। शुरू में इस योजना को देश के 200 जिलों में लागू किया गया था। पहले ही साल इस योजना के तहत 2.10 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया। तब प्रतिदिन रोजगार पाने वाले व्यक्ति को 65 रुपए दिए जाते थे। साल 2006-07 में मनरेगा का बजट 11,300 करोड़ था, जो 2023-24 में बढ़कर 86,000 करोड़ रुपए हो गया। अब देखिए, फ्री का पैसा देने से अच्छी है इसकी कि आप काम करवा रहे हैं, उसके बदले पैसे दे रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी। तो साल 2008 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने देश भर के किसानों को कर्ज माफ करने का फैसला किया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के मुताबिक कर्ज माफी कर्ज राहत पैकेज की अनुमानित लागत 71,680 करोड़ रुपए थी। और इस बड़े पैकेज का मकसद आप देखिए 3.69 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को राहत देना था। और इस कर्ज माफी को कांग्रेस के नेताओं ने 2009 के आम चुनाव में भी खूब भुनाया और इसका नतीजा यह हुआ कि एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि 2013 की अपनी रिपोर्ट में सीएजी ने इस योजना में कई खामियां पाई थी और सीएजी ने 90,576 मामलों का परफॉर्मेंस ऑडिट किया और पाया कि 20,216 मामलों में नियमों का सही से पालन नहीं किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि कई ऐसे मामले हैं जहां ऐसे किसानों को कर्ज माफी का फायदा मिला जो इसके हकदार नहीं थे। एक जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाती है परमाणु समझौते को लेकर। तो साल 2008 में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और शीत युद्ध के बाद से अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। लेकिन इस समझौते के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों ने एक ऐतिहासिक मोड़ ले लिया और इस समझौते के तहत भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु तकनीक और ईंधन मिलने का रास्ता खुल गया।
परमाणु समझौते के तहत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी ने भारत को एक विशेष छूट दी और इस छूट की मदद से भारत ने फ्रांस, रूस, कनाडा और जापान समेत दर्जन भर से ज्यादा देशों के साथ शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हालांकि इस समझौते ने मनमोहन सिंह सरकार के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया था, क्योंकि वामपंथी दलों ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी और सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इस मुश्किल की घड़ी में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ और समाजवादी पार्टी के सहयोग से मनमोहन सरकार विश्वास भी जीतने में कामयाब रही थी। उस समय अणु ऊर्जा विभाग के मुताबिक साल 2022 में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की मदद से देश की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 6,780 मेगावाट तक पहुंच गई है। भारत सरकार का कहना है कि वह साल 2029 तक इस क्षमता को बढ़ाकर 13,000 मेगावाट तक ले जाएगी। आर्थिक मंदी से कैसे बचाया? तो साल 2008 में दुनिया भर में आर्थिक तबाही मची हुई थी। हर कोने से शेयर बाजारों के गर्द छूने की खबरें आ रही थी और भारत का भी ऐसा ही हाल था। निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए हर रोज हवा हो रहे थे। कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनियां कर रही थी। ये वैश्विक वित्तीय संकट का समय था और उसका असर सभी जगह हुआ। भारत पर भी दबाव आया और जब लगा कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, तभी मनमोहन सिंह की सरकार की सूझबूझ ने हालात संभालते हुए शुरू किए और यह सिलसिला ऐसा चला कि भारत इस आर्थिक मंदी की चपेट में आने से बच गया। आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक साल 2008 में आर्थिक मंदी के समय यूपीए सरकार ने ज्यादा पैसा खर्च किया, जिससे वित्तीय घाटा बढ़ गया। जानकारों का मानना है कि जब एक आर्थिक संकट आता है तो हर देश में सरकार अपना खर्च बढ़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि उस वक्त बेरोजगारी, निवेश की समस्या होती है। और उस समय मनमोहन सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाकर राजस्व बढ़ाने का काम किया और जिससे सरकार को खर्चा करने में मदद की। एक्सपर्ट के मुताबिक तब रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव किया। इसके जरिए बाजार को सस्ता पैसा मुहैया कराया गया। आरबीआई यानी कि हमारी केंद्रीय बैंक है, राष्ट्रीय बैंक, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और इन नीतियों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था संभली रही और दुनिया भर में आई मंदी का भारत पर सीमित असर पड़ा। शिक्षा का अधिकार, तो साल 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने देश में शिक्षा का अधिकार लागू किया था 2009 में। इसके तहत 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। इस कानून में शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक दायित्व, निजी स्कूलों में आरक्षण और स्कूलों में बच्चों के प्रवेश को नौकरशाही से मुक्त कराने का प्रावधान भी शामिल था। और इस कानून के मुताबिक अगर किसी बच्चे को शिक्षा का अवसर नहीं मिलता है तो ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए अदालत तक का दरवाजा खटखटा सकता है। और यह कानून लागू करने के बाद मनमोहन सिंह ने कहा था कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उन्हीं पर खुशहाल मजबूत भारत निर्भर करता है। और देखिए, शिक्षा हर किसी की मूलभूत जरूरत है। उनका कहना था कि सरकार ने अपने वादे को पूरा कर यह दिखाया कि हम बच्चों के भविष्य को कितनी अहमियत देते हैं। मनमोहन सिंह सरकार ने अपना उदाहरण देते हुए कहा था, मैं जो कुछ भी हूँ वह शिक्षा की बदौलत हूँ। मैं चाहता हूँ शिक्षा रोशनी सभी के पास पहुंचे। भोजन का अधिकार, साल 2013 में देश के गरीब लोगों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया था। साल 2009 में आम चुनाव की घोषणा पत्र में कांग्रेस ने आम लोगों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार देने का वादा किया था। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश में 81.35 करोड़ आबादी को कवर करता है और इस कानून के मुताबिक हर महीने प्रति व्यक्ति को 5 किलो राशन मिलता है। इसमें 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज दिया जाता है। वहीं अंत्योदय अन्न योजना के तहत हर महीने प्रति परिवार को 35 किलोग्राम राशन दिया जाता है। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में थी, तब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाले राशन को 8 महीने के लिए दुगना और फ्री कर दिया था। कोरोना खत्म होने के बाद भी केंद्र सरकार ने इस योजना को जारी रखा। साल 2023 में इसे 1 साल के लिए और फिर 2024 में इसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को राशन देती है। आंदोलन पर मौन भ्रष्टाचार के आरोप भी यहाँ लगे। यूपीए 2 यानी कि प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में, किसके? मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जन आंदोलनों को समझने में मनमोहन सिंह की सरकार विफल रही। ये वो बात है जिसे सरकार के कई बड़े मंत्री बाद में दिनों में मान चुके हैं। अन्ना आंदोलन हो, उसी समय तो आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल उभर के निकले। 2010-11 में दिल्ली और देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे थे और समय लोगों के गुस्से को मनमोहन सरकार नहीं समझ पाई। इसका नुकसान यह हुआ कि साल 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार मिली और पार्टी साल 2009 में जीती
206 सीटों से गिरकर 44 सीटों पर आ गई थी। लोकसभा में 543 सीटें हैं, उन्हीं की बात हो रही है। इसके अलावा मनमोहन सिंह सरकार पर कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G घोटाला, कोयला घोटाला जैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। दावा किया गया कि इन घोटालों में लाखों करोड़ रुपए की लूट खसोट हुई। मनमोहन सिंह का नाम नहीं आया, उनके मंत्रियों का नाम आया था। बाद में दिल्ली की एक अदालत ने 2G घोटाले मामले में जिन 14 लोगों, 3 कंपनियों पर आरोप लगाया था, उन सबको बरी कर दिया गया। सीबीआई के विशेष जज ओपी सैनी ने 700 पन्नों के अपने आदेश में अभियुक्तों पर धोखाधड़ी, घूस लेने, सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, लेकिन अदालत के सामने ये आरोप नहीं टिक सके। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जो आधार कार्ड की योजना देखते हैं ना आप लोग, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय आई थी। डीबीटी के बारे में सुने होंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं ना, वो भी मनमोहन सिंह की सरकार के समय आई हुई थी। तो मनमोहन सिंह को हमेशा याद रखा जाएगा। और आप देख रहे हैं कि हर पार्टी का कोई भी नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, तारीफ कर रहा है उनका। इतिहास में उनके समय को जरूर याद रखा जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।